बच्चे 2025 में 22 अगस्त से मेंस लिखने जा रहे हैं यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उनके लिए ये मेंस 365 की मैगज़ीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएम पाठशाला आपके लिए लेकर आया है ताकि आप गहरी जानकारी के साथ हर एक टॉपिक को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। कैसे आपने आंसर राइटिंग करनी है वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जिन जिन बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको ज़रूर डिस्प्ले करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो इकॉनमी का, हमने चैप्टर 7 हम शुरू कर चुके हैं अपना आज, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो बच्चे अभी चैनल पे नए आए हैं उनका पूरा स्वागत है। आप सभी प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है पहली बार आप चैनल को आपने देखा हो, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल का, आप ज़रूर चेक करें। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिलती रहें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को अब हम समझते हैं, क्योंकि इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। GS3 के पेपर में आपके एग्रीकल्चर पूछा जा सकता है ना। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक आ जाए, कहीं पे कुछ और डिस्कस करना पड़ जाए, तो आप इनसे उठा सकते हैं पॉइंटर्स। देखो, कुछ की फैक्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ना, कंट्री की जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2024 में एज पर इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, तो आप बताओगे जी 16% था। ये बिल्कुल एज इट इज़ लिख के आना। अच्छा, इससे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, लाइवलीहुड कितने लोगों का है, तो बताना जी 46.1% भारत की ऐसी जनता है जो एग्रीकल्चर करती है। 5% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है इनका, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर जो इनकम है इंक्रीज़ हो रही है, 5.23% एनुअली बढ़ रही है ओवर द पास्ट डिकेड। तो ये सारे फैक्ट्स आप लिख के आना कि ग्रोथ रेट कितनी है, कितना लाइवलीहुड है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। वेन एवर यू आर एड्रेसिंग द आंसर, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट कि आज की डेट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या सेक्टर क्या दे रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब भारत में एग्रीकल्चर को लेके चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में लैंड फ्रेगमेंटेशन का। क्योंकि जो एवरेज साइज़ है ऑपरेशनल होल्डिंग का, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? 2.28 हेक्टर था 1970-71 में, और आज की डेट में देखो 15-16 में वही हेक्टर जो है 1.08 हेक्टर रह गए। यानी लैंड फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। दूसरा, हमारे यहाँ ना क्रॉप की डाइवर्सिटी नहीं है। 2023-24 में ही जब NSO की रिपोर्ट आई तो उसने कहा, तभी तो हमने 2023 में मिलेट ईयर बनाया, पूरा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ, हमने मिलेट उसको क्यों दिखाया? क्योंकि ज़रूरी था। हमारे देश में ना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इशू है। हम सिर्फ ज़्यादातर मेनली हम पैडी चावल उगाते हैं या गेहूँ उगाते हैं, वीट हम ग्रो करते हैं, तो जो कि 85% सोचो अब उसका सीरियल क्रॉप्स ही हम उगाए जा रहे थे। तो बहुत ज़रूरी था कि हम थोड़ा डाइवर्स अपनी क्रॉप्स को भी करें। तो एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है। तीसरा फैक्टर है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में क्लाइमेट की भी बड़ी वल्नरेबिलिटी है। यानी हर साल क्या हो रहा है, 2% राइज हो रहा है एनुअल टेम्परेचर में, 7% हमारा एनुअल रेनफॉल ये कह रहा है कि 2099 तक बढ़ जाएगा। सोचो आप, 8 से 12%, जिसकी वजह से ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ज़रूर कोट करोगे आप वाइल राइटिंग और आंसर्स इन मेल्स, या कहीं पर भी जो भी डेटा आप लिख देना, उसमें ये ज़रूर बताना कि ये कौन सी रिपोर्ट से आया है, ताकि आपका आंसर ऑथेंटिक लगे, समझ में आ रहा है, जेन्युइन लगे। तो आप बताना कि इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन ही होगी आगे चलकर 8 से 12% के दरी। फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्होंने पूरा पढ़ाई करी, स्टडी करी, एनालिसिस करा, बताया कि भाई पोस्ट हार्वेस्ट भी बहुत लॉस हो जाता है, जिससे इतना करोड़ों रुपए ख़राब होते हैं हमारे। फिर वाटर स्कार्सिटी की दिक्कत हमारे देश में है। हमारे देश में एग्रीकल्चर पे रिसर्च नहीं होती है, इनएडिक्वेट रिसर्च है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको अपने पॉइंट्स में ज़रूर ऐड करने हैं जब भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करोगे। अब इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि भारत में इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं। तो कह रहा है जी, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड का इशू है सबसे पहली बात। अब एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड का इशू में क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हमने चलाया है, हमने संपदा योजना चलाई गई है, इसके लिए हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करने की बात की गई है। ऐसे ही फिशेज़ है, एक्वाकल्चर है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। इन सभी इनिशिएटिव्स को लेकर आया गया है। साथ ही साथ में देखो, इनके साथ जो इनिशिएटिव चलाए गए, फिर आप बताना कि डॉक्टर एक ना अशोक दलवई कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसको भी अगर हम मानते हैं तो भी हमारा बहुत भला होगा। कह रहा कैसे? कह रहा हमें ज़रूरत है शिफ्ट करना सरप्लस फार्म से, जितने भी हमारे सरप्लस फार्म लेबर से, हमें नॉन फार्म जॉब की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लेबर टू नॉन फार्म जॉब, जो शिफ्ट हो रहा है ना,
सरप्लस फार्म है, लेबर है ना, तो हमें इससे कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा फार्मर है उसकी इनकम डबल हो, क्योंकि 2022 में ही वादा हुआ था कि हो डबल। तो उस पर कितना काम हुआ है वो आप चेक करके उसको ज़रूर लिखना, और जो नहीं हुआ है उसके लिए अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन डालना। सेकेंड पॉइंटर आप ये ऐड करना अशोक दलवाई कमेटी रिकमेंडेशन में कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि वैल्यू एडिशन प्रमोट हो पाए। फिर रीडिफाइन करना है मैंडेट ऑफ एग्रीकल्चर को, ताकि जितने भी ये केमिकल कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी, फाइबर, फूड है, रॉ मटेरियल आप जनरेट कर पाओ। वाटर को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है, माइक्रो इरिगेशंस को बहुत अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है, एग्रो क्लाइमेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ करने की ज़रूरत है, फ्रूट ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, इस तरह अपने सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि खाली सीरियल क्रॉप्स पे मत रहो, आप फ्रूट्स भी ग्रो करो, वेजिटेबल भी ग्रो करो, फ्लावर्स भी ग्रो करो, पल्सेस भी ग्रो करो आप, सो दैट कि सारे साल आपका काम चलता रहा। एग्रीकल्चर फील्ड में भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसका फिर फुल ईयर वो बिज़ी रहे अपने इस काम में। समझ में आ रहा है? ये सारी रिकमेंडेशन आप ज़रूर लिखना, एग्रीकल्चर वाले आंसर को एड्रेस करते हुए डॉक्टर अशोक दलवाई कमेटी को ज़रूर लिखना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक ऑफ दिस, लाइक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूज़ में क्यों थी। ये अनाउंस की गई फिनेंस मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य में ना इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, 2018 में आया था ये। इसने 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करा है। इसको प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर इसलिए आया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ हो, और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और एग्रीकल्चर और इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए करा गया था, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है उसको भी हम समझ लेते हैं। ये सारी के सारे ना देखो स्कीम्स हैं, क्योंकि आपको ना स्कीम्स भी कोट करनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट कर क्या क्या रही है, वो सारी स्कीम्स भी आप लिखोगे जब एग्रीकल्चर के बारे में लिखोगे ना, क्योंकि आपने चैलेंजेस तो बता दिए जी, इरिगेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या किया गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं तो उसके लिए क्या किया गया। फिर ऐसे ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ये यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा, ठीक है, कि 2817 करोड़ का टोटल आउटले में। अच्छा, इसमें दो आपके ना फाउंडेशनल पिलर्स हैं, एक एग्री स्टैक है यानी किसान की पहचान के बारे में एक तरह से है, एक फार्मर का यहाँ पे सेंट्रिक डीपीआई बनेगा ताकि वो फार्मर रजिस्ट्री वगैरह, सर्विस डिलीवरी वगैरह ठीक से कर पाए। रिमोट सेंसिंग डेटा होगा फसलों का, सॉइल वेदर का, वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है। की टारगेट्स इसमें ये रखे गए हैं कि डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी 11 करोड़ फार्मर्स की 3 साल के लिए। डिजिटल क्रॉप सर्वे भी होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स का। अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाने का सबसे बड़ा जो मामला था वो ये था, एक तो हमारे डिसीजंस इन्फॉर्म्ड होंगे क्योंकि हमारे पास डेटा एक्यूरेट आ जाएगा, हमारे जो भी क्रॉप जनरेशन में मॉनिटर करने में आसानी होगी तो हमारे लॉसेस कम होंगे। दूसरा, हमारी जो सर्विस डिलीवरी है फॉर फार्मर वो अच्छी हो जाएगी, इसीलिए हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लेकर बेसिकली आए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हमने पढ़ा ही ना जब हम एग्रीकल्चर डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो 1971 से लेकर और आज की डेट में वो कम होती गई है। इनिशियल कॉस्ट, डिजिटल लिटरेसी की बहुत दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रूरल एरियाज़ में, कहाँ आपको वाईफाई मिलेंगे, अनअवेलेबिलिटी है, लोकल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी इंटरफेस नहीं है। तो वे हेड में कह रहा है कि इसको इसीलिए लेकर आया गया कि ना देखो, डेटा एक तो कलेक्ट अच्छे से हो, उसके बाद ओपन हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इसमें साथ हो, और एआई टूल्स का इसमें इस्तेमाल करना है हमें, और अलाइन करना है इसमें स्कीम, जैसे पीएम किसान है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हम डाल पाएँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में डेटा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हमारा जो है ना भारत में वो 8% डिक्लाइन हुआ है गाइज, कम हुआ है, जिससे हमारा $60 बिलियन खाली इतने ही 2022 तक आए हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट 48.9 बिलियन 2023-24 में था, जबकि 2022-23 में इससे ज़्यादा था। तो 8% का इंपोर्ट में भी डिक्लाइन आया है, 8% का आपका एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन आया है।
WTO का जो ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू है उसने बताया कि इंडिया के पास 2.4% का ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट का शेयर है और 1.9% इंपोर्ट्स में हम ना 9th रैंक पर हैं ग्लोबल एग्री एक्सपोर्टर में, अगर हम देखा जाए तो। सॉरी गाइस। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी हम इसीलिए लेकर आए कि भाई इसको भी थोड़ा सा अलाइन किया जाए, फार्मर की इनकम को और बढ़ाया जाए, लॉसेस कम किए जाएं, एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया जाए, ये सब आया। अब हम समझते हैं कि न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाने की ज़रूरत क्यों थी। तो सबसे बड़ी ज़रूरत समझते हैं क्यों थी। वो इसलिए थी क्योंकि एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन प्रेवलेंस है। एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करना, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखना, ये सारी चीज़ें थी। एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गए। न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इसलिए हो रखी है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन बहुत है। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है एग्री प्रोडक्ट्स में। इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट कर्व है वो बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड एक्सपोर्ट बास्केट हो गई है। वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोट हो। तो उसके लिए है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है, अपेडा है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग स्कीम है, फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बाय अपेडा है। ये सारे स्टेप्स हमने इसीलिए लिए ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारे देश में प्रमोशन हो मिलता रहे। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ट्रू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी ढूंढने की ज़रूरत है। यानी हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा जोर दें, हम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें, वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। और हमारा ध्यान ये भी होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को भी साथ में जोड़ दें ताकि हमारी प्रिसीशन फार्मिंग हो, हमारा एग्रीकल्चर एडवांस हो जाए, हमारी इनोवेशन बढ़ जाए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक प्रोसेस फूड हैं वो पेस्टिसाइड फ्री अगर हम लेकर आते हैं तो उससे भी हमारा डेवलपमेंट होगा। हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से काम करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पल्सेस और ऑयल सीड जो होती हैं उन क्रॉप्स को बहुत एम्फोसिस करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम पानी और फर्टिलाइज़र लेती हैं। समझ में आ रहा है। फिर क्लाइमेटिक वेरिएशन को भी नोट करें हम, क्योंकि देखो फूड सिक्योरिटी एक बहुत ज़बरदस्त मामला है। इनके प्राइसेस स्टेबलाइज रहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो के लोग क्या खाएंगे पिएंगे, सोचो आप। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे मखाना के बारे में। न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि 25-26 में कॉन्स्टिट्यूशन ने अनाउंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार बनाया जाएगा। अब मखाना को फॉक्सनट कहते हैं, हमने पढ़ा ही हुआ है इसके बारे में। एक एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है ये बेसिकली, है ना। बोटानिकल नेम इसका यूरेलियल फिरॉक्स है, इसको प्रिकली वाटर लिली भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ग्रो कहाँ पर होता है, ये पॉन्ड्स में, तालाबों में, स्वैम्स में। ये ज़्यादातर पेरिनियल वाटर बॉडीज़, वो भी जो स्टैगनेंट होती हैं ना, उसमें ये ग्रो होता है। और ध्यान रखना मखाना एक सुपर फूड के रूप में काम करता है। इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट है, फार्मर की इनकम बहुत क्रूशियल है, वेटलैंड को बहुत सपोर्ट करता है। ये ज़्यादातर आपको 200 सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस पे आपको ये मिलेगा। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होती है। मखाना के जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है इसमें ध्यान रखना बिहार में 90% मखाना प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यूपी, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा। मखाना बाहर के कंट्रीज़ में भी है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, चाइना, जापान, रशिया, कोरिया में, सब में मिलता है। अब हम क्यों मखाना क्यों कर रहे हैं इतना, इसीलिए हमने, क्योंकि नेशनल सेंटर रिसर्च सेंटर खोला है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली जो पीसीएस के बच्चे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा में खुला है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरभंगा और मुजफ्फरपुर बिहार को रिकॉग्नाइज़ किया गया मखाना के लिए। इवन 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, ये भी ध्यान रखना। अब मखाना के कल्टीवेशन में क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में समझते हैं। मखाना के कल्टीवेशन में सबसे बड़ी दिक्कत है लो प्रोडक्टिविटी, यानी जो पुराने फार्मर्स थे उन्होंने खाली 1.7 से लेके 1.9 टन पर हेक्टर तक ही अचीव करा है, एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल 3 से 3.5 टन जो कि करना चाहिए था अगर मॉडर्न टेक्निक वो यूज़ करते तो। हमारे यहाँ ना प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है। रॉ मखाना लोअर प्राइसेस में मिलते हैं,
एक्सपोर्ट बैरियर की प्रॉब्लम है, 2% बिहार मखाना मीटिंग इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। मार्केट इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, पुअर प्रॉपर वीड मैनेजमेंट वाटर बॉडीज़ का, बेटर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, लिमिटेड अवेयरनेस है फार्मर्स के अंडर। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि मखाना बोर्ड से एक बहुत बड़ा काम मिलेगा कि प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगी, कल्टीवेशन मखाना का बढ़ेगा। तो बाय एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मखाना को ले ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सुपर फूड के रूप में बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया। कॉटन प्रोडक्टिविटी क्या है? ये 5 ईयर मिशन है। इसका काम यही है कि फैसिलिटेट करना, इम्प्रूवमेंट करना प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी में, ताकि कॉटन फार्मिंग हो, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी बन पाए। और ELS एक्स्ट्रा, देखो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल मतलब क्या होता है? प्रीमियम कॉटन वैरायटी होती है। 10% कॉटन एरिया में 4%, ताकि ग्लोबल प्रोडक्शन हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसके साथ काम करती है। 5F विजन पे काम कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें भी लिख के आना है पेपर में ही। कॉटन प्रोडक्टिविटी में जहाँ लिखोगे तो उसको आपको टेक्सटाइल सेक्टर के साथ कनेक्ट करना होगा। देखो जितना आंसर कनेक्टेड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही टीचर को पढ़ने में आसानी होगी। जो पढ़ रहा होगा आपका एग्जामिनर पेपर, उसको मार्क्स देने में कष्ट नहीं होगा। इस बात को बड़ा ध्यान से रखना। तो 5F का विजन का मतलब क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देता है ये। इससे ना इम्पोर्ट की डिपेंडेंस कम होगी हमारी, और हम चाहते हैं कि भारत ग्लोबली कम्पीट कर पाए अपने टेक्सटाइल सेक्टर के साथ। इसीलिए हमने 80% हम ना इनकी कैपेसिटी को ड्राइव कर रहे हैं। अब मिशन की ज़रूरत क्यों थी? देखो क्या ज़रूरत थी कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन लाने की? 25-26 के बजट में डालना पड़ गया। इसकी ज़रूरत इसलिए है गाइस, क्योंकि कॉटन का जो यील्ड है वो सिमिलर है, और पहले से जितना था उतने आसपास ही हमारा है। स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, इसकी जगह रुक गई है आगे। और अप्रॉक्सीमेटली 67% जो इंडिया का कॉटन है वो रेन फेड एरियाज़ में है। कॉटन क्रॉप हाईली प्रोन होती है डिजीज़ और पेस्ट लगता है, क्योंकि पिंक वॉल्वम और वाइट फ्लाई से इनको खतरा होता है। अनस्टेबल प्राइसेस हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इनका। तो कॉटन का प्रोडक्शन के लिए कह रहा है कि देखो रैंक करता है भारत फर्स्ट कॉटन एकरेज में। 40% वर्ल्ड का कॉटन एरिया भारत में है, और भारत में ही सोचो ठीक से प्रोडक्शन ना हो, यहीं पर इतना ज़्यादा स्टेगनेंसी आ जाए। इंडिया रैंक्स करता है 39 इन द ओवरऑल कॉटन यील्ड। समझ रहे हो? तो कंजम्पशन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन इन द वर्ल्ड। और सिग्निफिकेंस क्या है कॉटन का भारत में? इसको वाइट गोल्ड कहते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन इंडिया। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के नेट फॉरेन एक्सचेंज में। समझ रहे हो? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ये इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। अब ऐसे कौन से स्टेप लिए जाएं फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉटन सेक्टर, वो देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कॉटन के लिए। 2 बेसिक वेराइटी हैं, फेयर एवरेज क्वालिटी, मीडियम स्टेपल है, लॉन्ग स्टेपल होता है, ये सब होता है। ब्रांडिंग के लिए हमने क्या करा है, कस्तूरी कॉटन इंडिया करके ना हमने ब्रांडिंग कर रहे हैं, ताकि हम आत्मनिर्भर बने। हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं कॉटन सेक्टर में। हमने एक ऐप निकाली है कॉटेली सॉरी, ताकि अवेयरनेस बढ़े MSP कॉटन की, और बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्म इसमें कर पाए। और टेक्नोलॉजी को भी हम जोड़ रहे हैं, गिनी एंड मॉडर्नाइज गिनी एंड प्रेसिंग फैक्ट्री के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत देखो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉटन को खाली प्रोसेस करने में इम्प्रूव नहीं करना है, उसका यान, उसकी वीविंग, फिनिश प्रोडक्ट पूरा निकालना है। तो MSME का रोल यही है कि इसका प्रोडक्शन प्रमोशन बढ़े, इसकी क्वालिटी बढ़े, इसके फार्मर जो हैं वो इनकम इसकी इंक्रीज हो जाए। इट इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रांड इंडिया एंड मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, NMU। उसके बारे में बात करते हैं। देखो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल 7 ईयर्स के लिए। और याद रखना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर कृषि उन्नति योजना। इंडिया का रिलायंस को इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स में रिड्यूस करने के लिए इसको लेकर आया गया था, ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े। सीड की ऑथेंटिकेशन एक साथ ही पोर्टल बनाया गया 5 साल के लिए। डेवलप हो 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स। और नीड क्यों है सेल्फ सफिशिएंसी की एडिबल ऑयल में? क्योंकि ऑयल सीड्स लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी में है आफ्टर फूड ग्रेन्स।
9 एनुअल जो आपके ऑयल सीड क्रॉप है वो कल्टीवेट की जाती हैं एग्रो एग्रीकोलॉजिकल कंडीशंस में। फिर अर्बनाइजेशन हुआ, इंक्रीजिंग एवरेज मंथली कैपेसिटी भी बढ़ेगी इससे, इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हाईली रिलायंट है इंडिया, आप जानते ही हो। तो हम चाहते हैं इसमें भी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशेंसी को अचीव करना। तो करने में चैलेंजेस है, लेकिन लोअर हमारा यील्ड गैप बहुत ज़्यादा है, कल्टीवेशन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन किसी कम जगह पर है। तो एनएमयू ऑयल सीड क्या करेगा, बेटर सीड लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो कोई भी चीज़ को ना, स्पेशली जो ये पल्सिस क्रॉप्स की बात होती है, यहाँ पे सीड बेटर होना चाहिए आपका, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया अगर आपका, और वैल्यू चेन क्लस्टर आपने बना दिया, तो आपका काम हो गया। आपका फेलो लैंड, और ध्यान से इसमें ना रिसर्च वगैरह PPP मॉडल को भी अगर आप कर देते हो तो आप बहुत अच्छा मॉडल तैयार कर दोगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में साफ लिख के आना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने की यात्रा को ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। फिर इसकी सीधा सीधा इंपॉर्टेंस बताना। कैसे बताओगे इंपॉर्टेंस में आप ये बताना कि मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें आपको मॉडर्नाइज करना है, इसके इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को तैयार करना है, इंटरमीडिएरीज को हटाना है, कैपिटल फॉर्मेशन करना और वैल्यू एडिशन करना है। ये सारे काम इंपॉर्टेंस के होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट ये करता है। इश्यूज़ क्या होते हैं भारत की मार्केट में, हमारे देश में ना लाइसेंसिंग का बड़ा दिक्कत है। नए ट्रेडर आएगा, उसको इतना कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग कराएंगे, उसका मन ही नहीं करेगा करने का। ग्रेडिंग के कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा मार्केट एक्सेस बड़ा इवन है, कहीं बड़े ड्राइंग कार्ड्स हैं, कहीं कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है, कहीं पे बैक बहुत लंबा चलता है, नो रियल टाइम डेटा कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो, कोई यूनिफाइड मार्केट है नहीं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि इतनी सारी समस्याओं के साथ तो आप नहीं चल पाओगे, तो इसके लिए ज़रूरी है रिफॉर्म करा जाए, और वो भी हॉलिस्टिक रिफॉर्म। तो इसीलिए रिफॉर्म की गई, APMC में अपॉइंटमेंट कराई गई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स का, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह पार्टिसिपेट करें और नेशनल इंटीग्रेटेड मार्केट में ENAM वगैरह तैयार करें, ताकि ना मार्केट फी रैशनलाइज हो, साथ ही साथ पॉपुलराइज करें, हम इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम में। प्राइम मिनिस्टर ने साखी, कृषि साखी सर्टिफिकेट दी हैं 30,000 से ज़्यादा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वाराणसी में। कहाँ दिए हैं? वाराणसी में। कृषि सखी का मतलब है वो प्रैक्टिसिंग फार्मर, वो ट्रेंड पैरा एक्सटेंशन प्रोफेशनल एग्रीकल्चर में जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम का मतलब ही है सपोर्ट करना फार्मर्स को प्लस रूरल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करके एग्रीकल्चर करें। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम भारत में लाना बहुत ज़रूरी था, इसको आईकार इस पे काम कर रहा है, यानी तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो क्या करता है, इस पे रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करता है, पब्लिक सेक्टर को डोमिनेटेड है ही इसमें। विस्तार इसमें लाया गया है, विस्तार का मतलब वीडियोस ऑन फार्म टेक्नोलॉजीज टू बी डेवलप्ड, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रमोशन के लिए बात हो रही है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रास को यहाँ पर फील्ड रिसर्च सेंटर्स को लेकर आया जा रहा है। एक्सटेंशन सर्विसेज वगैरह लगाई जा रही हैं, कंपनीज लाइक इफ्को है, क्रिबिको है, इसको लेकर आया जा रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का फ़ायदा क्या होता है? ये फार्म इनकम को इम्प्रूव करता है। दलवई कमेटी ने तो बहुत स्ट्रेस डाला कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स को अवेयर होना चाहिए, प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्किल है नहीं उनके पास, तो बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आओ। क्योंकि चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हमारे यहाँ सिर्फ 0.7% एग्रीकल्चर में हम GDP से लेकर एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाते हैं। एक्सटेंशन ट्रेनिंग में तो मात्र 0.16% है। ये लिख के आना है, ये फिगर आप बिना लिखे नहीं आओगे पेपर में जब एक्सटेंशन की बात लिखोगे। फिर रीजनल बड़ा वेरिएशन है, ईस्टर्न स्टेट में जाओगे हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, पैसा वैसा लगता नहीं है एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन में। फिर इंडिया का जो एलोकेशन है ना, बहुत हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स क्रॉप खाली क्रॉप हस्बेंड्री, सोचो। फिर उसके बाद आप बताना कि आउटकम नहीं इतने अच्छे से आते, हमारा टारगेटेड तो रहता नहीं है। तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम मार्केट ड्राइवन हो जाए, टेक इनेबल्ड हो जाए। इसीलिए कृषि सखी इन्वेस्टमेंट वगैरह हम कर रहे हैं, इसीलिए आईकार को बोला है भैया, क्योंकि 100 साल हो गए इनको भी आए हुए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिडेंस गम्स रांची झारखंड में हमने तैयार करा है, उसको भी रीनेम करा गया आईकार निशा को भी, क्योंकि 1929 से आया है, इसको काम तो करना पड़ेगा ना भाई, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए लेकर आए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इनपुट से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल इनपुट क्या होता है? वो सारे सब्सटेंसेस मिनरल जो प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन और क्रॉप की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। अब मिट्टी के चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी बात,
मिट्टी के चैलेंज हैं, फर्टिलिटी है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो रहा है मिट्टी से। फिर सॉइल की प्रॉब्लम ये है, फिजिकल कंडीशन उसकी ख़राब हो रही है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, उसमें एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम है। फिर दिक्कत आपकी आ जाती है सैलिनाइजेशन की, वाटर लॉगिंग की। फिर ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाने की ज़रूरत है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की ज़रूरत है, नाबार्ड लोन एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम की ज़रूरत है। अब वाटर एक चैलेंज क्यों बना हुआ है, क्योंकि जनरल यहाँ पे स्कार्सिटी है, वाटर एंड रीजनल इम्बैलेंसेस की दिक्कत है, पुअर इरिगेशन एफिशिएंसी है, पुअर पानी की जो यूज़ हो रहा है, क्वालिटी कल्टीवेशन वो बड़ा ख़राब है। तो ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं, तो उसके लिए सबसे बड़ा मेजर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ताकि इरिगेशन एश्योर मिले, वेस्टेज टू वाटर ख़त्म हो। इसीलिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई, अटल भूजल यहाँ पर योजना लगाई गई, ताकि ग्राउंड वाटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये सब होता रहे। अब सीड्स की बात अगर हम करते हैं, तो देखो सीड्स में जो हमने चैलेंज की बात करी, तो सीड के प्रोडक्शन में क्वालिटी, प्राइस, हर चीज़ की दिक्कत है। सीड की डिलीवरी के देखना, सर्टिफिकेशन करना, इसके लिए भी फिर मेजर्स लिए गए। NSC खोला गया 1963 में, हाई यील्ड प्रोग्राम्स खोले गए, ये सब आपने लिखना है। सीड विलेज प्रोग्राम खोला गया। फिर पेस्टिसाइड की दिक्कत भी आती है कि नहीं आती है, तो पेस्टिसाइड में भाई पुअर क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, अनरेगुलेटेड प्राइस है इनका, और ये ना बड़ी लिमिटेड रीच में होते हैं। तो इसके लिए भी फिर लिया गया कि भाई इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाना चाहिए, या स्कीम बनानी चाहिए पेस्टिसाइड रेसिड्यूरी के लिए, इसको भी बनाना ज़रूरी है। फिर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स तैयार करे गए, रिसर्च वगैरह की गई कि भाई इसको सही ढंग से किया जाए, सब लिख के आना। फिर एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन के चैलेंज बताना कि मैकेनाइज्ड करने में क्या दिक्कत है, मशीनों पे क्यों नहीं काम कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत मैकेनाइजेशन है कि फार्म का साइज़ छोटा है, हिली एंड रोलिंग टोपोग्राफी पे काम नहीं करेगा। मिक्स क्रॉपिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की प्रॉब्लम है, पावर आती नहीं, बिजली की दिक्कत है, सरप्लस एग्रीकल्चर वर्कर्स की प्रॉब्लम है, सर्विसिंग फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए भी सरकार ने कहा परेशान मत हो, हम ना सब मिशन बनाते हैं एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से रिलेटेड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, लैंड कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड हम काम करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड जो है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दें। दूसरे हम ना अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, हम एग्रीकल्चर बैंक्स को, मशीन्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च करें, हम हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स को मॉडर्नाइज करें, और प्रिसीशन रिलायबल एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट भारत में इसका स्टेटस क्या है, सबसे बड़ा बात है पास्ट डिकेड अगर आप देखते हो तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिसबर्समेंट में एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट कितनी है, 13% के ओवर है। तो एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट डिसबर्समेंट कहाँ तक पहुँच गया, 25.48% लाख तक पहुँच गया ये। अब चैलेंजेस क्या हैं, रीजनल इम्बैलेंस की दिक्कत है, क्रॉप का एग्रीकल्चर लोन में डाइवर्सिफिकेशन की दिक्कत है, 41% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, 86% ये ऑपरेशनल लैंड को होल्ड करते हैं। तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव लिए गए, तो इनिशिएटिव लिए गए डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, फिर PM किसान क्रेडिट कार्ड, कोलेट्रल RBI की लिमिट उसको भी बढ़ाया गया। तो वे अहेड में कह रहा है कि ज़रूरत है लॉन्ग टर्म क्रेडिट को डिस्पेंस करने का, स्पेशल फोकस हमारा होना चाहिए ईस्टर्न हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की ज़रूरत है, ईजियर क्रेडिट ताकि आ पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं इसको एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करने में। तो चाहे 500 न्यू पेसेस खोले गए हों, प्रोजेक्ट खोले गए हों, तो ये बेसिकली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या है, ग्रास रूट लेवल पर बनाई गई हैं। रीफिनेंस कराया गया है, इसको नाबार्ड द्वारा रीफिनेंस कराया जाता है। 65,000 तो बल्कि फंक्शनल भी हैं, लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप बताना कि प्राइमरी एग्रीकल्चर जो ये इनको है, इनको इतना क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है ताकि हमारे एक तो डेवलपमेंट और लोन ग्रांट सबको आराम से मिलती रहे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, दूसरा इनको स्ट्रेंथन करने से आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक CS, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन होगी, इन्वेस्ट करोगे जब आप किसी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पे तो उससे फ़ायदे ही मिलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, हम एलीट सेक्टर को पढ़ेंगे। एलीट सेक्टर में सबसे पहले आता है लाइव स्टॉक सेक्टर एट ग्लांस। लाइव स्टॉक के बारे में बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चंस को जन्म देगा। आप सबसे पहले ना जब भी लिखो स्टेटस ज़रूर बताओ, ठीक है, लाइव स्टॉक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आप ये ज़रूर लिखो कि लाइव स्टॉक का स्टेटस भारत में क्या है।
तो भारत में इसका स्टेटस ये है कि भारत एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हमारा पॉपुलेशन वाला है लाइफ स्टॉक के मामले में। हम बफेलो मीट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम गोट मीट के हैं, ठीक है। और अगर इसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 30.19% सोचो आप एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ में इसका साथ होता है। 70% गाँव के लोगों को भारत में ये रोजगार देता है, सोचो आप, इतना इम्पोर्टेंट डेटा है ये। अब इनिशिएटिव हमने इसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या क्या लिए हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाया, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में जिक्र करना, ठीक है। फिर इसके बारे में एनुअल चाहे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देने की बात हुई हो, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की बात हुई हो। अब इसमें इश्यूज़ भी आते हैं कुछ, लेकिन लाइफ स्टॉक सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं ना, उसी को हमने स्कीम्स के द्वारा पढ़ के अभी सॉल्व भी करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ स्टॉक सेक्टर में क्या होती है कि हाई इकोनॉमिक लॉसेस है, क्योंकि एनिमल को अगर डिजीज़ हो गई, लाइक जैसे मान लो ब्रूसिलोस करके डिजीज़ हो गई, अब इससे इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होगा आपका, समझ रहे हो। तो ये एक बड़ा मामला ऐसा हो जाता है कि आप फिर कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि एक लॉस की बीमारी बन गई है ये, है ना। अब ब्रूसिलोस से देखो अगर एनिमल में हो रहा है तो देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें कई तरह के एब्डोमेन में मसल पेन, ये सब चीज़ें होती हैं, फटीगनेस, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं एनिमल के अंदर भी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये बड़ा मामला वैसा है, कॉन्टिगियस भी है ये ऊपर से। अब ये कैटल को बड़े गंदे से देखा, आप समझ लो कैटल को, स्वाइन को, शिप को, गोट्स को, सबको अफेक्ट करता है ये। इनफैक्ट मतलब ये अदर एनिमल्स, कैमल, हॉर्सेस, डॉग, सबको अफेक्ट कर देगा। इससे अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी आ सकती है, आप समझ रहे हो। अब इन्फेक्टेड होगी तो इन्फेक्टेड टिश्यू, फ्लूइड सब इन्फेक्टेड कर देगी ये। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है इसके साथ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात है। एंटीबायोटिक जो भारत में यूज़ होता है, हम रैंक 4 करते हैं सोचो, तो इनको वो भी नहीं सूट करते। लो प्रोडक्टिविटी, फॉडर की शॉर्टेज है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की प्रॉब्लम है। तो वे अहेड में कह रहे हैं नेशनल हेल्थ एनिमल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम बनाओ, मोबाइल वेटनरी सर्विसेज बनाओ फॉर रिमोट एरियाज़, और अपने इंश्योरेंस को इंक्रीज़ करो, प्रमोट करो लाइफ स्टॉक बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम को प्रमोट करो। अब इसी में इंडिया के डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर को पढ़ लेते हैं। क्यों इतना ज़्यादा भारत का ध्यान है कि वाइट रिवोल्यूशन 2.0 के बारे में क्यों कहा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसको क्यों लॉन्च कर रही है, क्योंकि हम डेयरी को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, हम मिल्क की प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर देख रहे हो आप। फिर वुमेन फार्मर को हम चाहते हैं सेल्फ रिलायंट बनाना, रूरल एरिया में एम्पावर करना चाहते हैं। विलेज लेवल पर हम मिल्क प्रोक्योरमेंट इसीलिए लेकर आ रहे हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्शन वगैरह हो पाए, इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट हम प्रोवाइड कर सकें। तो वाइट रिवोल्यूशन देखो 1970 में भी इसीलिए लाई गई थी वर्गीस कुरियन द्वारा, जो कि फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया इसमें, ताकि हम ना मिल्क में सेल्फ सफिशेंसी में आ जाएं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारे फार्मर्स का बढ़ जाए, क्वालिटी दे पाएँ मिल्कमैन को, मिडिल मैन को हटा के। अब डेयरी सेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है ही, अमूल जो नंदिनी ये सब जो है, इससे कई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है फार्मर्स का, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, हर्डल्स हैं भाई, कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदलती जा रही है, डायनेमिज्म बदलते जा रहे हैं, क्वालिटी का बहुत इशू है। अभी अमूल दूध पर आपने सुना नहीं है, अमूल की पनीर पे कितना ज़्यादा वो आ रहा था, अभी कितना ज़्यादा बोला जा रहा है, कितनी मिलावट चल रही है इस समय। फिर इसीलिए लाया गया है डेयरी सेक्टर को करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन वगैरह, ताकि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड या 2 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को क्रिएट करना। अब वे अहेड में कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, यानी साइबर स्टोर्स को इस्टेब्लिश करना है, कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट करना है, ताकि एफिशिएंट तरीके से मिल्क प्रोसेसिंग वगैरह हो पाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। कंक्लूजन में कह रहा है बाय लिवरेजिंग द कोऑपरेटिव मॉडल, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मिंग की रियलिटी, पूरी पोजीशन को वो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया एट अ ग्लांस। तो स्टेटस क्या है इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, तो प्रोडक्शन कितना है 355.48 मिलियन टन्स में हम इतना देखो कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर पर आ जाओ अभी। ग्लोबल स्टेटस हमारा सेकंड है, हम हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में सेकंड रैंक करते हैं आफ्टर चाइना। इसका ग्लोबल देखो जीवीए भी इसका 33% है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी भारत 14th नंबर पर है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई इसमें इनकम पोटेंशियल है, फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी। तो जहाँ फार्मर की इनकम डबल हो वहीं वाले सेक्टर को आपको ज़रूर डोनेट करना है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हमारे बढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस विटामिन मिनरल्स बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे सरकार ने बड़े सारे इनिशिएटिव भी लिए, कि चाहे वो 2014 में हमारा
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट रहा हो, चमन रहा हो, या क्लीन प्लांट बनाने की बात हुई हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बनाया हो नॉर्थ ईस्ट के लिए, हिमालयन स्टेट्स के लिए, लेकिन चैलेंजेस के साथ है ये। एक्चुअली इंडिया का जो शेयर है ना ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट में बहुत कम है, सिर्फ 1%। सोचो आप, इंडिया एक्सपोर्ट में बहुत सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इशू फेस करता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कत है, कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, 4 स्टेट में खाली प्रेजेंट है, बताओ इतनी शर्म की बात है। स्मॉल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की वजह से सारी दिक्कत आती है, एक्सट्रीम वेदर को झेल ही नहीं पाता हमारा सिस्टम। तो वे हेड में कह रहा है क्रॉप की वैल्यू एफिशिएंसी चेन को इम्प्रूव करो, इनकरेज करो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करने की ज़रूरत है, प्रिसीशन एग्रीकल्चर हो, और स्मार्ट एग्रीकल्चर कर लेंगे तो हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा फिशरी सेक्टर के बारे में। फिशरी सेक्टर में देखो, सबसे पहले स्टेटस को पढ़ो क्या है। वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है भारत, 8% ग्लोबल आउटपुट देता है। सेकंड एक्वा कल्चर में आते हैं, 1.9 मिलियन टन्स। इंडिया फर्स्ट आता है इनलैंड फिशरीज के प्रोडक्शन में। तो जो हमारे यहाँ मछलियाँ कितनी बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं और बेची जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत है, 1% इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो फिश प्रोडक्शन से हो रही है। 5% एग्रीकल्चर की जीडीपी क्या एक फ़िश का पार्ट है, सोचो आप। 3 करोड़ फिशर्स हैं हमारे यहाँ, सोचो फिश फार्मर्स कितने हैं, और फ़िश कितना अफोर्डेबल और रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है, आप ये देखो। इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, नेशनल फिशरी बोर्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशली फॉर फिशरी स्कीम, सोचो आप। लेकिन चैलेंजेस है, ओवर फिशिंग करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, रिसोर्स को गंदा कर देते हैं, एकदम डिप्लीट कर देते हैं, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इनएडिक्वेट कोल्ड चेन्स की प्रॉब्लम है। तो वे अहेड में कह रहा है स्ट्रेंथन करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना। हमें ज़रूरत है अपने मॉडर्न फिशिंग को एक्सपेंड करने की, सस्टेनेबल फिशिंग को हमें प्रमोट करना है, क्रेडिट को इंश्योरेंस को बढ़ाना है, यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम एफपीओ की बात करेंगे, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एट अ ग्लांस। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ फार्म प्रोड्यूसर है, इसमें फार्मर है, मिल्क प्रोड्यूसर है ना। इसको रजिस्टर किया गया कंपनी एक्ट द्वारा। 30 लाख फार्मर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं एफपीओस के साथ। अब बेनिफिट क्या होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का? इससे ना देखो वैल्यू एडिशन होता है, प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, ईज ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होते हैं, इसलिए ये इनकी ज़रूरत है। लेकिन चैलेंजेस है, प्रोफेशनल लोग हैं नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह होती नहीं, क्लाइमेट चेंज से हमेशा टंगे रहते हैं हम। तो इसमें कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। देखो बार बार बात आ रही है, लिवरेज टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेन स्टोरेज एंड फूड सिक्योरिटी की हम बात करने जा रहे हैं। तो ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो क्या है, न्यूज़ में क्यों था, समझते हैं। देखो अंडर द पायलट फेज ऑफ वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन आपका स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, यहाँ पे कितनी सारी स्टोरेज की कैपेसिटी यूनिट्स हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी 11 स्टेट्स में लगाई जा रही हैं। तो क्यों स्टोरेज सिस्टम को अच्छा किया जा रहा है? क्योंकि भाई पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटी कहाँ रखोगे? रूरल गोडाउन्स वगैरह को स्टोरेज गैप की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का भी अंदर यही पार्ट है कि लाए जाएं ताकि एग्रीकल्चर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ताकि फार्मर जो स्मॉल फार्मर है वो बेचारा कहाँ रखे अपना सामान, है ना। तो इसीलिए एफसीआई जिसका मेन सेंटर ही बेसिकली स्टोरेज के लिए वो जाना जाता है। तो चैलेंजेस क्या है हमारे ग्रेन स्टोरेज में? हमारे ना अनसाइंटिफिक स्टोरेज होती है, 80% हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो मैकेनाइज्ड नहीं है। बड़ा दिक्कत है, लिख के आना है डेटा। स्टोरेज की बात तो कर रहे हो, लेकिन जहाँ स्टोरेज हो भी रही है वो भी कोई ढंग से नहीं हो रही है। फिर लिमिटेड है फूड प्रोडक्शन, कैसे करोगे? स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं होती, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसीलिए तो हो जाता है। अवेलेबिलिटी नहीं है, लैंड नहीं है, प्री कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस हैं। तो कह रहे हैं कि भारत के इंडिया के ग्रेन स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज करने की, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लॉन्ग टर्म में हम अगर सच में चाहते हैं ना फूड सिक्योरिटी बनी रहे, तो उसके लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करते हैं। देखो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एफसीआई को बोला कि भाई 10,000
700 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूज़ कर दो इसमें। अब FCI क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, FCI एक्ट के तहत बनाई गई है, मेन एजेंसी है फूड पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी एग्जीक्यूशन करना होता है वो यही करती है। प्राइस कोई परचेज़ करना हो फूड ग्रेन्स का, स्टोर करना हो, इंटरस्टेट मूवमेंट करना हो, सब काम इनका होता है। लेकिन चैलेंजेस आते हैं इनके साथ। क्या? एक तो मिनिस्ट्री और दूसरे अदर जो स्टेट्स के जो FCI होते हैं मोर देन 2000 करोड़ हैं। एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। डैमेज फूड ग्रेन्स का इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें ये भी। फिर समस्या ये है कि लिमिटेड एडॉप्शन है DCP स्कीम, नॉन हैंडलिंग कॉस्ट को नहीं लेते हैं, टेक्निकल रीजंस है, मॉइस्चर कंटेंट, कई सारे स्टेट में डिस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो वर्किंग मैकेनिज्म इनका यही होता है कि MSP को यही सेट करवा रहे होते हैं स्टेट्स में, स्टेट एजेंसीज़ को फूड ग्रेन्स वगैरह देना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम ये करवाते हैं, मॉडर्नाइज सोल्यूशंस निकालना। तो FCI इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फूड सिक्योरिटी प्लस प्राइस स्टेबिलिटी भारत में इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए इनका काम करना ठीक से ज़रूरी है। अब PDS सिस्टम क्या है? देखो PDS सिस्टम को हमने क्या करा, रैशनलाइज करा इस बारी। तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भाई फोर्स हमारा सारा ध्यान क्या है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, फूड सिक्योर करना। और PDS में लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 28% लीकेज का पता चला। तो हमने कहा भाई इस फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा इससे, तो लिखना है कितना लॉस होता है इससे। फिर उसके बाद दिक्कत क्या आती है, रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बिहार वेस्ट बंगाल में लिखना इम्प्रूवमेंट है प्लगिंग PDS लीकेज, हाउएवर हाई लीकेज आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात में बहुत लीकेज है। डिजिटलाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ से फूड सफिशेंसी दोगे आप, कहाँ से फूड सिक्योरिटी दे रहे हो आप? तो रिकमेंडेशन आया तो टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही प्रोवाइड करो आप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दो। और FPS का सारा ध्यान ये भी होना चाहिए कि न्यूट्रिशन हब की तरह काम करें, क्योंकि स्टडी में रिवील करा है कि PDS की लीकेज की वजह से ही हम टारगेटेड कवरेज नहीं कर पाते हैं, न्यूट्रिशन फोकस नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? फूड सिक्योरिटी कहाँ से होगी? फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर आ गया, ये बता रहा है कि इसका सेक्टर के बारे में बताता हूँ मैं। स्टेटस क्या है? देखो सनराइज सेक्टर है। सबसे पहले तो ये बताना कि अभी बिल्कुल नया नया है, 7.3% से एनुअली बढ़ रहा है, 28.68 लाख लोगों को जॉब देता है। हमारे प्रदेश में 24 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क्स हैं आउट ऑफ 41, और इसका शेयर जो है एक्सपोर्ट में भी 23.4% तो है। फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों है? समझो यहाँ पर बात, क्योंकि हम चाहते हैं एग्रीकल्चर को लिंक कर देना इंडस्ट्री के साथ, सबसे बड़ी बात। फिर इससे एग्री एक्सपोर्ट की अर्निंग बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा, रूरल डेवलपमेंट होगी, अनस्किल्ड वर्कर्स या जो वुमेन वगैरह उनको लार्ज स्केल में जॉब्स मिलेंगी। तो इसके लिए सरकार ने कई सारी स्कीमें भी चलाई फूड प्रोसेसिंग के लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम हो, 100% FDI करने की बात हो, कृषि उड़ान, कृषि रेल स्कीम ताकि फ्रेट रेट कम हो जाए, ये सब किया। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम ये है इन्फॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हाई वर्किंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम, पुअर क्वालिटी का जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम, क्रेडिट एक्सेस नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक डिले बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न ऑटोमेटेड इक्विपमेंट नहीं है। तो इसके लिए पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। देखो वे हेड में कह रहा है कि पॉलिसी शिफ्ट हो, ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जहाँ लेबर, फूड, पैकेजिंग के कुछ स्टैंडर्ड हो और वो रेगुलेटेड भी हो। टैक्स इंसेंटिव दो, हॉलीडेज़ दो फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सप्लाई साइड इसका चेक करो, R&D लैब लिंकेज में चेक करो, इसको मार्केट ओरिएंटेड बनाओ, और फार्मर प्रोसेस और इंटरेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो आज के लिए ये आपके सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको नोट करना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको भी ज़रा ध्यान देते हैं। हमारा आज का गाइस सवाल है कि भारत के जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं वो सक्सेसफुली एम्पावर कर रही हैं फार्मर्स को, ठीक है, बट दे ऑल्सो फेस सेवरल स्ट्रक्चरल इश्यूज भी वो फेस कर रही हैं। तो कह रहे हैं चैलेंजेस प्लस मेजर सजेस्ट करो टू इन्हांस देयर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंट्रोड्यूस कैसे करना है आपको, डेयरी कोऑपरेटिव्स बताओ पहले, फिर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इनके क्या हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, फिर कंक्लूड कर देना कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जो हमने आज डेयरी वाला पार्ट पढ़ा है ना, बस वही आंसर पे फोकस करना, और मेरी आप मेल आईडी पे मुझे आप मैसेज कर देना। मेल आईडी मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, और उसके अलावा मैं एक काम करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपनी मेल आईडी दे दूँगी। आप या तो मेल आईडी मुझे करके आंसर भेजो अगर आपको पब्लिकली नहीं भेजना है तो, या आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे पास कई सारे बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो मैं आपसे अब डेली बेसिस पे शेयर करूँगी कल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।